तो कंसंट्रेशन टर्म समाप्त करने के बाद जो हमारा अगला नया टॉपिक होगा वो होगा सॉल्युबिलिटी। तो पढ़ेंगे हम लोग सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलना। तो इसका एक्चुअल में इसका जो एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या है कि अगर हम कोई भी सब्सटेंस किसी लिक्विड सॉल्वेंट में घोलें और वो घुलता चला जाएगा और एक समय आएगा वो घुलना क्या होगा, बंद हो जाएगा, यानी उसका मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। और वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर क्या करना होगा, हमें फिक्स करना होगा। टेम्परेचर और प्रेशर क्या करना होगा, फिक्स करना होगा। तो कहने का मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? Solubility of a substance is its maximum amount that is its maximum amount that can be dissolved in fixed amount of solvent under a given temperature and pressure। तो सॉल्युबिलिटी हमारा क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अंडर ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो किसी टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर लेंगे। जब टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर लेंगे और सॉल्वेंट का भी अमाउंट क्या कर लिए हम, फिक्स, एक निश्चित अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले लिए हैं, उस पर क्या कर रहे हैं हम, सॉल्यूट मिलाते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं। तो सॉल्यूट क्या होगा, घुलते जाएगा, घुलते जाएगा, घुलते जाएगा। तो एक समय ऐसा समय आएगा कि सॉल्यूट घुलना बंद हो जाएगा, सॉल्यूट घुलना बंद हो जाएगा। अब उससे ज़्यादा सॉल्यूट घुलने वाला नहीं है। तो जितना सॉल्यूट पानी में घुल चुका है, उस सॉल्वेंट में घुल चुका है, उसी को हम क्या कहेंगे, उस सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी कहेंगे, कि उसका अमाउंट जो पानी में घुल चुका है, मैक्सिमम अमाउंट जो घुल चुका है, उसी को हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे, उस सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी कहेंगे। ठीक है ना। तो एक समय घुलना क्यों बंद हो जाता है? जब हम सॉल्यूट को घोलते हैं एक समय क्या होता है, घुलना क्यों बंद हो जाता है? तो कारण है, जब कोई सॉल्यूट को या चीनी को पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, चीनी कहाँ चला जाता है, पानी के बीच में जो स्पेस होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है, तो सॉल्यूट जा कर के या चीनी जा कर के वहाँ बैठने लगता है। और जब वो सारा जगह भर जाता है तो चीनी कहाँ जाएगा, अब तो जहाँ खाली जगह सॉल्वेंट के बीच में रहा ही नहीं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में जो खाली जगह था वो कम्प्लीटली भर गया सॉल्यूट के द्वारा। तो वो अब क्या होगा, नीचे बैठना चालू हो जाएगा, तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट घोला ना जाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं,
ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम लोग? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है क्या? द सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved. The solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature and pressure is called saturated solution. Is called saturated solution. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें और भी ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व ना हो एट ए गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पर। अगर टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर देंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाना चालू करेंगे तो सॉल्यूट घुलने लगेगा। तो हमको टेम्परेचर और प्रेशर क्या करना होगा? फिक्स रखना होगा। और जब टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर देंगे और तब हम सॉल्यूट को मिलाते जाएंगे और एक समय घुलना बंद हो जाएगा। और जब सॉल्यूट घुलना बंद हो जाएगा तो ऐसे सॉल्यूशन को हम, उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी किसके बारे में बात कर रहा है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। सॉल्युबिलिटी है क्या? सॉल्युबिलिटी उस समय का कंसंट्रेशन है जब सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट तक घुल चुका है। यानी सॉल्युबिलिटी रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है कि नहीं? सॉल्युबिलिटी रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम यहाँ कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी refers to the concentration. Solubility refers to the concentration of saturated solution. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसी को तो हम क्या कर रहे हैं? सॉल्युबिलिटी कर रहे हैं, है कि नहीं? तो होता क्या है, जैसे एक हम सॉल्यूट लिए और सॉल्यूट को किस में डाल दिए? सॉल्वेंट में। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनता है, लेकिन ये प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी जब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और जहाँ रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वहाँ पर क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। वहाँ पर क्या आ जाएगा? वहाँ पर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जब आप सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाएं तो सॉल्यूट सॉल्वेंट मिल के क्या बनने लगा? सॉल्यूशन। तो स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन में हो रहा था रिएक्शन, लेकिन एक समय क्या होगा, जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान क्या होगा कि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा? अलग होना चालू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में फॉरवर्ड का रेट ज़्यादा होगा, बैकवर्ड का रेट कम होगा, लेकिन एक समय ऐसा होगा जब फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो जितना चीज़ घोलेंगे उतना चीज़ क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जिस रेट से सॉल्यूट सॉल्वेंट घुल के सॉल्यूशन बन रहा है उसी रेट से सॉल्यूशन वापस सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग हो जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या लगेगा कि आप घोलना चाह रहे हैं लेकिन घुल नहीं रहा है, तो वो क्या अचीव कर लिया है?
वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या अचीव कर लिया है? इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। जब हम सॉल्यूट सॉल्वेंट को घोल रहे थे तो आप समझ रहे थे कि नहीं घुल रहा है, लेकिन घुल रहा है। जो घुल रहा है तो कुछ सॉल्यूट क्या हो रहा है, वापस सॉल्यूशन से हट करके सॉल्यूट और सॉल्वेंट बन जा रहा है। यानी सॉल्यूशन से सॉल्यूट क्या हो जा रहा है और सॉल्वेंट अलग अलग हो जा रहा है। तो रिएक्शन तो चल रहा है, मतलब सॉल्यूट तो घुल रहा है जो आप घुलना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ वापस भी रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है, और रिवर्स डायरेक्शन में आने के चलते सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग हो जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो सॉल्युबिलिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन, तो किस पे डिपेंड करता है? तो किसी भी सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है? 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। कितने चीज़ों पे डिपेंड करता है? 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो पहला चीज़ वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूट का नेचर कैसा होगा और सॉल्वेंट का नेचर कैसा होगा। तो हमारा जो दूसरा फैक्टर होगा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकता है। टेम्परेचर चेंज करने पर सॉल्युबिलिटी का वैल्यू चेंज हो सकता है। ठीक है, और तीसरा जो फैक्टर है वो है प्रेशर। तीसरा फैक्टर क्या है? प्रेशर। जो हमारा सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। तो हम तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो कितना फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है सॉल्युबिलिटी? किसी भी सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। पहला, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है? अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी का वैल्यू चेंज हो सकता है। दूसरा, टेम्परेचर पे टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकता है। और तीसरा, प्रेशर। अगर प्रेशर में भी चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो सकता है। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी जो है वो सॉलिड इन लिक्विड का। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। और सॉलिड का सॉल्युबिलिटी किस पे? लिक्विड पे किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बारे में हम क्या करेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड के लिक्विड में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में घोलेंगे तो सॉलिड का सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड सॉल्वेंट पे कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो हम हेडिंग क्या देंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन। तो सॉलिड का लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर तो वही है, बस उसी चीज़ को हमको डिटेल में पढ़ना है। तो जो सबसे पहला फैक्टर हम क्या पढ़े थे? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो पहला फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
तो पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर वो क्या है? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट का नेचर एक जैसा है तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलेगा, और यदि सॉल्यूट सॉल्वेंट का नेचर एक जैसा नहीं है तो हम कहेंगे वो नहीं घुलेगा। वो क्या होगा? नहीं घुलेगा। ठीक है ना? जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें, एक अच्छा कहावत भी है, लाइक डिजॉल्व इन लाइक। एक जैसा एक जैसे में ही मिलता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम दें तो वो एक एग्जाम्पल है, जब आपका हाथ गंदा हो जाता है, हाथ में ग्रीस लग जाता है, तो आप क्या करते हैं? पानी से साफ़ करते हैं। तो उस केस में आप पेट्रोल से हाथ साफ़ करते हैं, और पेट्रोल से हाथ साफ़ हो जाता है। अगर पेंट लग जाता है तो आप पेट्रोल या केरोसिन से साफ़ करते हैं, पानी से साफ़ नहीं करते हैं। पानी से साफ़ करेंगे तो साफ़ होगा नहीं। तो कारण क्या है? तो कारण है कि जो पेंट या ग्रीस का नेचर है और पेट्रोल और केरोसिन का नेचर सेम है। पेट्रोल नॉन पोलर है, ग्रीस या पेंट भी नॉन पोलर है, इसलिए साफ हो रहा है। और पानी क्या है? पोलर है। पानी क्या है? पोलर है। तो पोलर पोलर वाला में घुलेगा, नॉन पोलर वाला में घुलेगा, लेकिन पोलर नॉन पोलर में नहीं घुलेगा, या नॉन पोलर पोलर में नहीं घुलेगा। तो कहने का मतलब, अगर सॉल्यूट पोलर है तो वो क्या करेगा? पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। पोलर सॉल्यूट और नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलने की कोशिश करेंगे तो घुलेगा? नहीं घुलेगा। नेचर एक ही ऐसा होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, पोलर सॉल्यूट dissolves in polar solvent. Polar solute dissolves in polar solvent. एग्जाम्पल में दे सकते हो कुछ? नमक को पानी में घोल दे तो नमक पानी में क्यों घुल जाता है? कारण है कि NaCl और वाटर दोनों ही पोलर है। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, NaCl इन वाटर। तो NaCl भी क्या है? पोलर है, आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड क्या होता है? पोलर होता है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? पोलर होता है। और वाटर भी कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट है। कभी सोचे हैं कभी वाटर पोलर क्यों होता है? कारण है वाटर में डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल मोमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। वाटर पोलर कैसे होता है? वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, ये क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ना था। इस पे पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन पे और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो इसमें दो डायपोल बन रहा है, एक डायपोल पॉजिटिव से नेगेटिव और दूसरा डायपोल भी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, एक वेक्टर इधर जा रहा है और दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा? बीच में होगा ना। तो अगर एक वेक्टर इधर जा रहा है और दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है तो डायपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। तो इसका जो नेट डायपोल मोमेंट आ रहा है, इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है? 1.83 डाइबे। तो वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। अगर म्यू 0 होगा तो हम कहेंगे क्या है? ये नॉन पोलर। पढ़े हैं पहले आप लोग? म्यू अगर 0 होगा तो नॉन पोलर। अगर म्यू अगर ग्रेटर होगा 0 से तो वो क्या होगा? तो वो क्या होगा? पोलर। तो वाटर क्या है? पोलर है। वाटर हमारा क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। चलिए अब एग्जाम्पल में हम
पोलर सॉल्यूट अगर पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है तो उसी तरह नॉन पोलर सॉल्यूट जो होगा डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो? नॉन पोलर सॉल्यूट कोई भी लो, एक आयोडीन ले लिए। आयोडीन क्या है? I2। आयोडीन क्या है? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर I2 को किस में डिजॉल्व करेंगे? इन CCl4। CCl4 को क्या कहेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आयोडीन को हम किस में घोलेंगे? CCl4 में। तो ये क्या है? CCl4 क्या होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। CCl4 क्या होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। और कौन कौन होता है? कार्बन डाइसल्फाइड भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया कि जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। वो दिख रहा है, सॉल्यूट का अगर नेचर चेंज होगा, सॉल्वेंट का नेचर चेंज होगा तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकता है। अगर यही NaCl को कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोलने का कोशिश करेंगे तो घुलेगा? नहीं घुलेगा। एक नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन भी है। एक नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन है? बेंजीन। तो CCl4 क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, ये सब क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट। और जनरली ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चीज़ है ना, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। सब में कार्बन है, देखो। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जनरली नॉन पोलर होता है या बहुत कम पोलर होता है। वाटर क्या है? पोलर है। H2O क्या है? पोलर है। NH3 क्या है? तो ये दोनों क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। और भी है, बहुत सारा है। तो कोई भी चीज़ नॉलेज होता है, वो नॉलेज एक दिन या 2 दिन या 1 महीना में प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए बहुत लंबा समय देना पड़ता है, सालों का समय देना पड़ता है, बहुत समय झोंकना पड़ता है। एक कहावत है ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। जो रोम था वो एक दिन में नहीं बना था, ऐसा कुछ कहावत है। तो कोई भी चीज़ अगर जीवन में करना है तो उसके लिए बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है, महारत हासिल करने के लिए। तो चलते हैं अब हम हमारा अगला फैक्टर। तो हमारा जो अगला फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे किस तरह से सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? टेम्परेचर पे किस तरह से सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 केस होगा। एक बार जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को घोलेंगे तो वो एंडोथर्मिक केस होगा, और दूसरा केस क्या होगा? एक्सोथर्मिक। तो होश का मतलब है क्या कि अगर एक बार हम सॉल्यूट सॉल्वेंट को घोलेंगे तो हीट देना पड़ेगा, तब जाके घुलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं घुलेगा। हीट देंगे तबे वो घुलेगा। अगर हीट नहीं भी देंगे तो कहीं ना कहीं से हीट का व्यवस्था कर लेगा घुलने के लिए। तो ऐसा प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस। और दूसरा केस क्या है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट जब आपस में मिलेगा ना तो इस बार हीट क्या करेगा? रिलीज करेगा, हीट इवॉल्व करेगा। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट घुलने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? उसको हीट इवॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके वो एक दूसरे के साथ घुलेगा। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। जहाँ हीट रिलीज होगा उसे हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो अब हम पहले एंडोथर्मिक प्रोसेस को देखेंगे और फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस को देखेंगे। तो हमारा जो पहला प्रोसेस है, पहला केस है, पहला केस क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में देखें
तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के केस में क्या होगा कि अगर सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलेंगे, कौन सा सॉल्वेंट? लिक्विड सॉल्वेंट, यानी जो सॉल्यूट है वो कौन है? सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। जब सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में घोलेंगे और क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। तो ये देख रहे हो, ये साइन क्या बता रहा है? रिवर्सेबल। और कैसा प्रोसेस होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, यानी डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या होता है? डेल्टा एच पॉजिटिव। डेल्टा एच को क्या कहते हैं हम लोग? एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज कहते हैं। एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज। अगर हीट क्या हो जाए? हीट चेंज पॉजिटिव हो जाए, यानी सिस्टम हीट गेन किया, और जब सिस्टम हीट गेन करेगा तो ऐसे प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। ऐसे केस में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ता है एंडोथर्मिक केस में। जैसे ग्लूकोज को पानी में घोले या चीनी को पानी में घोले, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ग्लूकोज को पानी में घोलते हैं तो ग्लास ठंडा हो जाता है ना। ग्लूकोज को आप नहीं भी घोलिएगा, सिर्फ पानी ऐड कीजिएगा ग्लूकोज के ऊपर, तो ग्लूकोज घुल जाता है। कारण क्या है घुलने का? हीट देना पड़ा घुलने के लिए। अपने आप वो हीट ले लिया। कैसे ले लिया? अपने आसपास सराउंडिंग से। वाटर में कुछ हीट होगा ना, वाटर का हीट ले लिया कुछ। अभी पानी गर्म होता है कि नहीं? पानी का कुछ ना कुछ गर्मी होता है पानी में वो हीट खींच लेगा। ग्लास में कुछ हीट होगा, वो ग्लास का भी हीट को क्या करेगा? खींच लेगा। सराउंडिंग का भी हीट खींच सकता है। तो ग्लास छूते हैं तो क्या होता है? ठंडा लगता है। क्यों ठंडा लगता है? उसका हीट क्या हुआ? उसका हीट को यूज कर लिया कौन? ग्लूकोज पानी में घुलने के लिए, और ग्लास छूते हैं तो ठंडा लगने लगता है। बिकॉज हीट इज गेन बाय द ग्लूकोज एंड वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनने के लिए हीट एब्जॉर्ब कर लिया। तो ऐसे केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो चीनी नहीं घुलता है तो क्या करते हैं? ज़रा सा गर्म करते हैं तो क्या होता है? तुरंत चीनी घुल जाता है कि नहीं? ठंडा पानी में चीनी देरी से घुलता है, गर्म पानी में बहुत जल्दी जल्दी घुल जाता है कि नहीं? तो कारण क्या है? क्योंकि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम यहाँ कह सकते हैं इन एंडोथर्मिक प्रोसेस on increasing temperature solubility increases। solubility क्या होता है? इंक्रीज होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस की। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है हमारा? तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमारा हीट रिलीज होता है, हीट इवॉल्व होता है। यानी जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। तो ऐसे केस में जो एंथैल्पी चेंज होगा, हीट चेंज होगा, वो क्या होगा? नेगेटिव। तो ये बात आप याद रख लीजिए। एंडोथर्मिक केस में डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव, और डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। एकदम याद रख लीजिए। तो जब उल्टा केस होगा, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाने पर हीट रिलीज होगा, तो इस कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस का। कोई एग्जाम्पल, चूना को कभी पानी में घोले हैं, या सोडा को कभी पानी में घोलिएगा, या चूना को कभी पानी में घोलिएगा
तो वहाँ पर क्या होता है, हीट रिलीज होता है बहुत ज़्यादा। ठंडा पानी में जैसे चूना डाले, थोड़ा देर बाद क्या होगा, खदकना चालू होगा, बहुत ज़्यादा स्पीड से क्या होगा, रिएक्शन होता है और बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होता है, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है। सोडा को अगर पानी में घोलिएगा, कास्टिक सोडा NaOH को जब हम पानी में घोलेंगे, NaOH इज ऑल्सो सोडा, कास्टिक सोडा, जब उसको पानी में घोलेंगे तो हीट निकलने लगता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। भीगा हुआ हाथ में रखेंगे सोडा, कास्टिक सोडा, तो हाथ गर्म हो जाएगा पूरा। सर्फ को भी अभी देखे होंगे ना, सर्फ में भी थोड़ा मोड़ा सोडा रहता है। हाँ, हाथ गीला हाथ में सर्फ लेंगे तो क्या होता है, हल्का हल्का गर्मी फील होगा। तो कारण है क्या, सर्फ पानी में घुलता है तो हीट रिलीज करता है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युटी क्या होगा, घट जाएगा, यानी घुलेगा ही नहीं। अगर ठंडा पानी में चूना घोले और गर्म पानी में घुले तो जल्दी किस में घुलेगा, ठंडा पानी में तेज़ी से घुलेगा, गर्म करने पर जल्दी घुलेगा नहीं, धीरे धीरे घुलेगा। यहाँ उल्टा हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस on increasing temperature solubility decreases। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घट जाता है। तो इस तरह से टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। अब जो हमारा अगला है वो प्रेशर। तो हमारा जो अगला फैक्टर है प्रेशर। और प्रेशर कब पढ़ेंगे, प्रेशर के टर्म में कब सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, जब हम गैस का सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। जब हम क्या पढ़ेंगे, जब गैस का सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। तो यहाँ हम सॉलिड और लिक्विड का सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे हैं। जब गैस को किसी लिक्विड में घोलेंगे तो प्रेशर का रोल वहाँ पर आएगा, यहाँ पर रोल नहीं है। तो जब सॉलिड को जब लिक्विड में घोलते हैं तो यहाँ पर प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है। तो प्रेशर का रोल कहाँ होता है, जब हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पढ़ेंगे, किस में, लिक्विड में। तो इतना तक था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। डिपेंड्स ऑन। तो अगर कोई गैस का सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो एज यूजुअल सबसे पहला कौन है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर सॉल्यूट गैस है। नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस यानी गैस क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। किस पे डिपेंड करता है, गैस के नेचर पे। तो गैस के नेचर पे डिपेंड करता है क्या, सॉल्युबिलिटी, और सॉल्वेंट के भी नेचर पे डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट हम यहाँ दे सकते हैं क्या, कि गैस को क्या लिक्विफाई किया जा सकता है। हाँ, गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। कैसे लिक्विफाई किया जा सकता है, किसी भी गैस को लिक्विफाई हम कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी गैस को लिक्विफाई हम उसका
टेम्परेचर घटा करके और प्रेशर बढ़ा करके। अगर कोई भी गैस है, अगर उसका हम टेम्परेचर घटाते जाए और उसका प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वो धीरे धीरे गैस क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। गैस क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो आपका जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें लिखा जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक्चुअली में वो गैस है, उसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस सिलेंडर में जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि जैसे उस सिलेंडर में क्या किया, गैस को डालते गया, यानी उसके अंदर गैस का कंटेनर में प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, और प्रेशर बढ़ते बढ़ते क्या बन जा रहा है, लिक्विड बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है वो, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या बन गया, लिक्विड। तो किसी भी गैस को अगर लिक्विड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, टेम्परेचर को घटा करके और प्रेशर को बढ़ा करके। तो जो गैस जितना आसानी से लिक्विफाई हो जाए वो गैस क्या कर सकते हैं, उतना आसानी से सॉल्वेंट में घुलेगा। द गैस which can be easily liquefied, the gas which can be easily liquefied, greater will be its solubility। तो जो गैस जितना आसानी से लिक्विफाई होता है वो गैस उतना ज़्यादा सॉल्वेंट में या पानी में घुल सकता है। तो कौन सा गैस है जो सबसे आसानी से लिक्विफाई होता है, तो वो है सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो सबसे आसानी से लिक्विफाई होगा। रूम टेम्परेचर पे ही बस प्रेशर 1 atm से 2 atm कर दोगे, वो गैस क्या होगा, लिक्विफाई हो जाएगा। सल्फ़र डाइऑक्साइड, NH3, HCl, ये सब क्या है, आसानी से लिक्विफाई होने वाला गैस है। ये सब गैस आसानी से लिक्विफाई होने वाला गैस है। सबसे ज़्यादा कौन, सल्फ़र डाइऑक्साइड। कौन कौन गैस जल्दी आसानी से लिक्विफाई नहीं होगा, हीलियम है कि नहीं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, यह सब गैस जल्दी से आसानी से लिक्विफाई होने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा और बहुत कम टेम्परेचर घटाना पड़ेगा तब जाके लिक्विफाई। एकदम हीलियम तो लिक्विफाई होगा ही नहीं जल्दी। सबसे कम लिक्विफाई होने वाला है। सबसे ज़्यादा आसानी से लिक्विफाई कौन होगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड। मोस्ट ईजिली लिक्विफाई कर सकते हैं। और क्या इसको कर सकते हैं, इसको क्या सकते हैं, लिक्विफाई होगा ही नहीं। ये क्या होगा, हीलियम लिक्विफाई होगा ही नहीं, जल्दी लिक्विफाई होता ही नहीं है, एकदम ना के बराबर। कैन नॉट बी लिक्विफाइड, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कैन नॉट बी लिक्विफाइड, इजीली छोड़िए। हीलियम जल्दी लिक्विफाई ही नहीं होगा। तो गैस जितना आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा उसका सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बहुत ही आसानी से लिक्विफाई हो जाता है तो उसका सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है। पानी में सल्फ़र डाइऑक्साइड बहुत तेज़ी से घुलता है, पानी में सल्फ़र डाइऑक्साइड बहुत तेज़ी से घुलता है। और पानी में जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड घोल देंगे ना, सीधे सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिसके चलते एसिड रेन होता है। SO2 वातावरण में अगर रहेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, सल्फ़र को बर्न करेंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा। और सल्फ़र डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में है तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी है। वाटर वेपर क्या होगा, SO2 गैस वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा और SO2 और वाटर मिलकर क्या बना लेगा, SO2 और वाटर मिल करके बना लेगा
SO3 और H2SO3 क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरस एसिड। और सल्फ्यूरस एसिड क्या काउज फॉर एसिड रेन। तो पानी में अगर सल्फ्यूरस एसिड रहेगा बरसात के पानी में तो वो रेन को क्या कहेंगे? एसिडिक रेन कहेंगे। अब हमारा इसी में है, अगर गैस हमारा पोलर है तो पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में आसानी से घुलेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में आसानी से नहीं घुलेगा। कहने का मतलब है पोलर गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा घुलेगा किसके बनस्पत? नॉन पोलर सॉल्वेंट के मुकाबले। पोलर गैस मॉलिक्यूल इज मोर polar gas molecule is more soluble in polar solvent than non-polar solvent। यानी पोलर गैस मॉलिक्यूल को पोलर सॉल्वेंट में घोलेंगे तो अच्छा खासा घुल जाएगा, लेकिन वही पोलर गैस मॉलिक्यूल को नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा तो बहुत थोड़ा सा घुलेगा, एकदम इतू सा, बहुत कम घुलेगा। एग्जाम्पल में HCl क्या होता है जी? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो HCl गैस जो है वो पोलर होगा, H+Cl- जिस पे चार्ज होगा तो वो पोलर ही है, प्लस माइनस Cl-। तो HCl पोलर गैस है। तो HCl गैस को अगर हम पानी में घोले तो बहुत आसानी से घुलेगा, लेकिन बेंजीन में घोलेंगे तो बहुत कम घुलेगा। तो HCl गैस इज मोर soluble in water than बेंजीन। तो वाटर क्या है हमारा यहाँ पर? पोलर सॉल्वेंट। और बेंजीन क्या है हमारा? बेंजीन हमारा है नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और HCl क्या है हमारा? पोलर है। तो हमारा जो गैस का जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे तो डिपेंड करता है। अब जो हम पढ़ेंगे, जो अगला फैक्टर जिस पे हमारा सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है गैस का, वो है टेम्परेचर। तो जब भी गैस और सॉल्वेंट आपस में मिलके सॉल्यूशन बनाएगा, गैस इन लिक्विड वाला सॉल्यूशन बनेगा, तो वो ऑलवेज क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। वो ऑलवेज क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी गैस को जब लिक्विड में घोला जाता है और जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा नेचर का होता है? एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। यानी जब हम गैस को किसी लिक्विड में मिलाते हैं और तब जाके क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो डेल्टा H क्या होगा बताओ तो डेल्टा H एंथैल्पी चेंज होगा, वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। और हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घट जाता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं
ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility of gas in liquid decreases। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर कोई हम गैस को लिक्विड में घोले हैं और सॉल्यूशन बनाए हैं, अगर हम फ्रीज में रख देंगे तो वो गैस घुला हुआ रहेगा, लेकिन जब उसको फ्रिज से बाहर निकाल देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या उसको हीट करेंगे। अगर ऐसे सॉल्यूशन को अगर हम हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो गैस क्या होगा, जो घुला हुआ है उस लिक्विड में वो गैस निकलना चालू हो जाएगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक में भी आप देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक को जैसे ही बाहर रखते हैं ग्लास में, कांच ग्लास में, तो बुलबुला निकलते रहता है। कारण है क्या कि टेम्परेचर धीरे धीरे उसका बढ़ रहा है, तो वो गैस धीरे धीरे बुलबुला बन के निकल रहा है। पानी में भी क्या घुला हुआ रहता है, ऑक्सीजन घुला होता है। पानी ऑक्सीजन से बना है, H2O से बना है। पानी किससे बना है, H2। पानी तो H2O है, ऑक्सीजन से ही मिलके बना है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पानी में ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व है। कौन सा गैस डिजॉल्व है, ये ऑक्सीजन गैस हुआ। ये क्या हुआ, ऑक्सीजन गैस हुआ। तो पानी में क्या होता है, O2 गैस भी अंदर में डिजॉल्व होता है, जिसको इस O2 को मछली क्या करता है, सांस लेने के लिए यूज करता है। या कोई भी एक्वेटिक एनिमल है जिसके पास गिल्स होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को पानी में अगर हम पास करेंगे तो ऑक्सीजन गैस भी क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम पास नहीं भी करें, अगर तालाब में पानी है, समुद्र में पानी, तो सब में क्या घुला हुआ है, ऑक्सीजन घुला हुआ है। बोलो कैसे, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है ना। हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है हम लोग के ऊपर, इस धरती के ऊपर, समुद्र के ऊपर, तालाब के ऊपर, हर जगह क्या है, प्रेशर लगा रहा है एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है। तो उस पानी में ऑक्सीजन भी घुलेगा, नाइट्रोजन भी घुलेगा, सब गैस घुलेगा। तो ऑक्सीजन गैस जो डिजॉल्व होता है वाटर में, उसी को मछली क्या करता है, इनहेल कर लेता है। ठीक है। तो अगर गर्मी का दिन होता है, तो गर्मी के दिन में क्या होता है, पानी गर्म होता है और ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होने लगेगा। ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा नहीं गर्मी के दिन में। तो अगर ऑक्सीजन का कमी होगा तो क्या होगा, मछली में को सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, जिसके चलते उसका क्या हो सकता है, डेथ होता है। तो गर्मी के दिनों में मछली का डेथ ज़्यादा दिखने को मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का कमी होने लगता है, पानी में सॉल्युबिलिटी घटने लगता है। अगर हम बात करें आर्कटिक ओशन की और इंडियन ओशन की, तो ज़्यादा एक्वाटिक लाइफ किधर मिलता है, इंडियन ओशन में या आर्कटिक ओशन में। आर्कटिक ओशन ठंडा है और इंडियन ओशन थोड़ा सा गर्म है। तो वहाँ पे पानी का सॉल्युबिलिटी कम है, वहाँ पे ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। कहाँ पर, आर्कटिक ओशन में। और इंडियन ओशन में टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इंडियन ओशन में ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी कम है। तो एक्वाटिक लाइफ ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, जहाँ ज़्यादा ठंडा होगा। तो आर्कटिक ओशन जो है, ग्रीनलैंड के पास का जो एरिया है, अमेरिका के पास का एरिया है, यूरोप के पास का जो एरिया है, तो वहाँ पे एक्वाटिक लाइफ बहुत ही ज़्यादा है। बहुत तरह तरह के स्पेसीज़ आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। इंडियन ओशन में उतने तरह का स्पेसीज़ नहीं है जितना कि आर्कटिक ओशन के आसपास है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और कैसा प्रोसेस है गैस का सॉल्युबिलिटी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा, गैस का सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो हमारा तीसरा टॉपिक है, तो हमारा तीसरा फैक्टर है प्रेशर, जिस पे गैस का सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। तो गैस का सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। तो किस तरह से डिपेंड करता है, तो ये हम जानते हैं कि जब हम गैस को
किसी लिक्विड से पास करते हैं तो क्या होता है, तो गैस पार्टिकल उस लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाता है। गैस पार्टिकल उस लिक्विड में क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम जितना प्रेशर से पास करेंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे, उतना ज़्यादा गैस क्या होगा, उस लिक्विड पे डिज़ोल्व होगा, उतना ज़्यादा गैस उस लिक्विड पे डिज़ोल्व होगा। तो देखिए कैसे, यहाँ पर एक हम लिक्विड लिए हैं, ये प्योर लिक्विड है कि नहीं, और यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन क्या करेगा, अप डाउन ऊपर नीचे मूव कर सकता है कि नहीं। और यहाँ पर प्योर लिक्विड के ऊपर क्या है, गैस है कि नहीं। प्योर लिक्विड के ऊपर क्या है, गैस है। कि प्योर लिक्विड है और प्योर लिक्विड के ऊपर गैस होगा, वेपर होगा या गैस होगा। तो देख रहे हैं कोई गैस है, तो अगर प्योर लिक्विड है यहाँ पर और प्योर लिक्विड के ऊपर कोई गैस है प्रेजेंट है, कोई गैस प्रेजेंट है, तो इसका कुछ ना कुछ अमाउंट क्या होगा, गैस का घुला होगा, क्योंकि इस गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर है। इस गैस का अपना कुछ ना कुछ प्रेशर, कहीं भी अगर गैस प्रेजेंट होगा तो उसका अपना कुछ ना कुछ प्रेशर होगा ही। तो इसका कुछ ना कुछ अपना गैस का प्रेशर होगा। तो कुछ क्या कह सकते हैं, गैस मॉलिक्यूल इस प्योर लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर क्या होगा, जब हम इस प्योर लिक्विड का हम क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे। तो जैसे ही हम क्या करें, पिस्टन को दबाएंगे, क्या करेंगे, इस पिस्टन को दबाएंगे, तो ये प्योर लिक्विड है। अब ये प्योर लिक्विड क्या बन गया है, सॉल्यूशन बन गया है, क्योंकि इसमें क्या डिज़ोल्व हो गया है, गैस मॉलिक्यूल डिज़ोल्व हो गया है। तो जैसे इस पिस्टन को हम दबाएं, तो कैसे दबाएं हम पिस्टन को, इस पिस्टन के ऊपर हमने क्या दे दिया, कुछ लोड दे दिया, कुछ लोड दे दिया। कुछ वेट रख दिया इस पे। तो कुछ वेट रख देने से क्या होगा, ये पिस्टन नीचे मूव करेगा और यहाँ पर जो लिक्विड के ऊपर जो गैस प्रेजेंट है, इसका प्रेशर क्या होगा, पहले से अधिक हो जाएगा। इस प्योर लिक्विड, इस लिक्विड के ऊपर जो गैस प्रेजेंट है, पिस्टन अगर नीचे दबाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा गैस का, और गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा। तब ऐसे केस में क्या होगा, ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, डिज़ोल्व होगा, ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये अब क्या बन गया है, सॉल्यूशन बन गया है कि नहीं। अभी प्योर लिक्विड था, इसको प्योर लिक्विड समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस क्या होगा, घुल जाएगा और वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर और ज़्यादा प्रेशर बढ़े और ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल डिज़ोल्व हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल और ज़्यादा डिज़ोल्व होगा, सॉल्युबिलिटी गैस मॉलिक्यूल का इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल increases, the solubility of gas increases, the solubility of gas increases on increasing pressure, the solubility of gas increases। तो किसका प्रेशर बढ़ाएंगे, गैस का प्रेशर,
ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ गैस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज। तो अब इसी में हमको पढ़ना है हेनरी लॉ। क्या पढ़ना है हमको? हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या कहता है? तो हेनरी लॉ कहता है, हेनरी लॉ भी यही चीज़ कहता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर से गैस पास करेंगे उतना ज़्यादा गैस का क्या होगा? सॉल्युबिलिटी होगा, उतना ज़्यादा गैस घुलेगा। तो यानी कहने का मतलब गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा गैस का उतना अमाउंट उस लिक्विड में घुलेगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या है हेनरी लॉ का? तो इसका स्टेटमेंट है solubility of gas at given temperature. Solubility of gas at given temperature is directly proportional to the solubility of gas at a given temperature is directly proportional to the partial pressure of gas. Solubility of gas at given temperature is directly proportional to the partial pressure of gas. तो जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? सॉल्युबिलिटी होगा। मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी हम किस पे दिखाएंगे? यहाँ पर मोल फ्रैक्शन से। कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी अगर हमको गैस का देखना है तो गैस का सॉल्युबिलिटी हम कैसे देखेंगे? तो गैस का सॉल्युबिलिटी हम मोल फ्रैक्शन पे मेजर करेंगे। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, वेयर X इज द मोल फ्रैक्शन। अगर इसको इक्वल करेंगे तो इक्वल करेंगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और वो कांस्टेंट क्या होगा? KH। क्या होगा? KH X। तो ये हमारा एक नया इक्वेशन बना P इक्वल टू KH X। P क्या है? किसका प्रेशर? गैस का प्रेशर है। किसका प्रेशर है? गैस का प्रेशर है। X क्या है? किसका मोल फ्रैक्शन है? X है गैस का मोल फ्रैक्शन है। किसका मोल फ्रैक्शन है? गैस का मोल फ्रैक्शन है। और KH क्या है? कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का नाम है हेनरी लॉ कांस्टेंट। KH क्या है? एक। तो KH हमारा कांस्टेंट हुआ, इसे कहते हैं हम लोग हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो KH हमारा क्या हुआ? हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो अब हम इस हेनरी लॉ कांस्टेंट पे क्या करेंगे? इस हेनरी लॉ कांस्टेंट पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। एक न्यूमेरिकल तो ज़रूर करेंगे। और हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है यानी KH, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो हम इसका अब क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है। तो हम अब नया हेडिंग देने जा रहे हैं। तो हमारा हेडिंग होगा वो क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। KH, तो हम KH का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो हमारा जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा? तो सबसे पहले हम बात करेंगे KH का यूनिट क्या होगा जी। हमारा जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है KH, उसका यूनिट क्या होगा? तो अभी हम जान रहे थे कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH x, है कि नहीं। P क्या था? प्रेशर ऑफ गैस। x क्या था? मोल फ्रैक्शन। तो क्या मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता है? मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। तो इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? KH। इसका जो यूनिट होगा, KH का जो यूनिट होगा, प्रेशर का भी यूनिट वही होगा। या ऐसे हम कहें, प्रेशर का जो यूनिट होगा KH का यूनिट वही होगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? हमारा पहला पॉइंट, द यूनिट ऑफ KH इज सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। तो हम क्या लिख सकते हैं? द यूनिट ऑफ KH इज सेम एज दैट ऑफ प्रेशर, है कि नहीं। KH का वही यूनिट होगा जो प्रेशर का यूनिट होगा। तो प्रेशर का क्या क्या यूनिट होता है? प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं? किस किस यूनिट पे मेजर करते हैं? बता, तुम बता निकिता। हाँ, पास्कल पे मेजर करते हैं। वेरी गुड। ATM, एटमॉस्फेयर में, बार में। तो हम प्रेशर को मेजर करते हैं ATM में, एटमॉस्फेयर। तो KH का यूनिट ATM हो सकता है। प्रेशर को बार में मेजर करते हैं, तो बार भी KH का यूनिट हो सकता है कि नहीं। पास्कल, है कि नहीं। टॉर, mm, Hg, cm Hg, किलो बार। तो ये सब क्या है? प्रेशर का यूनिट है। और प्रेशर का जो यूनिट होगा KH का यूनिट वही होगा। ठीक है। तो ये था हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारा जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होगा, अलग अलग गैस के लिए, डिफरेंट गैस के लिए KH का वैल्यू क्या होगा? डिफरेंट होगा। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यूज। तो अगर हम अलग अलग गैस की बात करें तो अलग अलग गैस का KH वैल्यू भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू। तो ये हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। अब हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जिस गैस का KH वैल्यू ज़्यादा है उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा? कम होगा। दो गैस है, एक गैस का KH वैल्यू ज़्यादा और दूसरा गैस का KH वैल्यू कम, तो किसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा? जिसका KH वैल्यू कम होगा उसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। जिस गैस का KH वैल्यू ज़्यादा है उसका सॉल्युबिलिटी कम है। तो देखिए कैसे,
हायर द KH value of gas, higher the KH value of gas, lower will be its solubility. Higher the KH value of gas, lower will be the लोअर विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी। तो उस गैस का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो जिसका केएच वैल्यू ज़्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी कम होगा। अभी हम ऐसे प्रूव करेंगे। तो कैसे होता है, केएच वैल्यू जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। केएच वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केएच वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर केएच वैल्यू increases, KH value increases। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाते थे तो क्या होता था, सॉल्युबिलिटी, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते थे तो सॉल्युबिलिटी घटता था। और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर KH वैल्यू बढ़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर KH वैल्यू बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो केएच वैल्यू बढ़ने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा। तो ये था हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक। तो जो हमारा जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है वो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है ग्राफ के बारे में। अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच में, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे तो जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। देखिए कैसे होगा स्ट्रेट लाइन। तो हमारा जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, ऑन प्लॉटिंग on plotting graph between pressure and मोल फ्रैक्शन। सॉल्युबिलिटी किस में लिए थे हम लोग, मोल फ्रैक्शन में। ऑन प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, तो प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बना रहे हैं। ऑन प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, द ग्राफ विल बी straight line passing through origin। तो अगर हम प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन यानी सॉल्युबिलिटी का ग्राफ खींचते हैं तो जो ग्राफ होगा वो हमारा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और वो कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा। तो देखिए हम ग्राफ बनाते हैं अभी। तो हम अब ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिया दो एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस में हमने क्या लिया, पार्शियल प्रेशर
किसका पार्शियल प्रेशर? गैस का पार्शियल प्रेशर। और यहाँ पर हमने क्या लिया? गैस का मोल फ्रैक्शन। और इक्वेशन क्या कहता है हमारा? इक्वेशन कहता है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH x। गैस का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH x। यही तो इक्वेशन है ना हमारा। तो P को हमने क्या माना है? Y। और x को क्या माना है? x तो x ही है, x एक्सिस माना है। मोल फ्रैक्शन को हमने x एक्सिस माना है। और KH क्या है? कांस्टेंट है। तो एक इक्वेशन बना y इक्वल टू mx। क्या बना? तो y इक्वल टू mx एक इक्वेशन है ग्राफ का। और जब भी y इक्वल टू mx बनता है तो ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। और कैसे होगा? ओरिजिन से। तो एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन बनेगा। और कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से। तो जो KH है वो क्या है? M है। M है मतलब क्या? स्लोप। M क्या है जी? M इज द स्लोप। और स्लोप क्या होता है? tan थीटा। क्या होता है? स्लोप क्या हुआ? KH। स्लोप को हम लोग क्या कहते हैं? tan थीटा कहते हैं। तो ये एंगल जो है वो क्या है? थीटा है। ठीक है। तो स्लोप क्या है? एकदम कांस्टेंट। स्लोप एकदम क्या है? कांस्टेंट है। कहीं देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? कि ये जो स्लोप है वो क्या है? m मतलब स्लोप। तो स्लोप क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब भी स्लोप कांस्टेंट होगा तो वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इफ़ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन। तो क्या कर रहा है? नाइट्रोजन गैस को बबल कर दिया जा रहा है। किसके थ्रू? वाटर के थ्रू 298 केल्विन पे। यानी वाटर को पास किया जा रहा है, सॉरी नाइट्रोजन गैस को पास किया जा रहा है वाटर पे। बबल का मतलब ये हो रहा है कि पास किया जा रहा है। हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो पूछ रहा है हमें कि नाइट्रोजन का कितना मिलीमोल डिजॉल्व होगा 1 लीटर वाटर में। तो बात समझिए कि जब हम नाइट्रोजन गैस को पानी में घोलेंगे, पास करवाएंगे 1 लीटर वाटर में, तो कुछ ना कुछ तो अमाउंट डिजॉल्व होगा उसका। तो हमको पूछ रहा है कि कितना मिलीमोल डिजॉल्व हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। एज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार। तो ये जो पार्शियल प्रेशर है मतलब नाइट्रोजन का जो गैस पास किया रहा है, नाइट्रोजन गैस जो पास किया जा रहा है उस नाइट्रोजन गैस का प्रेशर क्या है? 0.987 बार। तो 0.987 बार से क्या किया गया? नाइट्रोजन गैस को उस 1 लीटर वाटर से पास किया गया। तो नाइट्रोजन गैस का प्रेशर क्या है? 0.987 बार, यानी उसका पार्शियल प्रेशर है। गिवन दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन एट 293 केल्विन इज 76.48 किलो बार। तो यहाँ पर इसका क्या दिया गया है? उस नाइट्रोजन गैस का हेनरी लॉ कांस्टेंट यानी KH वैल्यू दिया है। तो हमें फाइंड क्या करना है? नाइट्रोजन का सॉल्युबिलिटी बताना है मिलीमोल में। किसमें बताना है? मिलीमोल में। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या दिया गया है? एज्यूम दैट नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या है हमारा? तो नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर है 0.987 बार है। KH वैल्यू क्या दिया हुआ है? 76.48 किलो बार।
तो जब भी हम काम करते हैं किलो बार पे नहीं काम करते हैं, हम बार पे ही काम करते हैं। तो पहले किलो बार को हम किस में चेंज कर देंगे, बार में। तो किलो बार इज इक्वल टू 10⁻³ बार। तो किलो बार को हमने बार में चेंज कर दिया, तो KH का वैल्यू भी हमने लिख दिया। एक बात किया गया है, कितना वाटर में नाइट्रोजन गैस डिजोल्व किया गया है, 1 लीटर। कितना, 1 लीटर। तो ये वॉल्यूम है ना 1 लीटर। 1 लीटर अगर हम H2O कहें, 1 लीटर H2O जो है, अगर वाटर का वॉल्यूम अगर हम 1 लीटर लेते हैं तो इसका वेट क्या होगा, 1 kg, क्योंकि वाटर का डेंसिटी क्या होता है, वाटर का डेंसिटी होता है 1000 ग्राम पर लीटर या 1 ग्राम पर ml होता है। तो वाटर का डेंसिटी क्या होता है, 1 होता है, जिसके चलते 1 लीटर वाटर का वेट क्या होगा, 1 kg होता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हम पहले बता दे रहे हैं। यानी वाटर कितना है, 1000 ग्राम है। वाटर कितना है, 1000 ग्राम है। उसका यूज आएगा क्योंकि हमको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। तो चलिए हम चलते हैं पहले हम फॉर्मूला पे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, तो हमारा फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। हमें तो मोल फ्रैक्शन ही पहले निकालना होगा क्योंकि हमको तो सॉल्युबिलिटी निकालना है ना नाइट्रोजन का, कितना अमाउंट नाइट्रोजन घुला है। तो नाइट्रोजन का कितना अमाउंट घुला है, इतना अमाउंट ही घुला हुआ है मोल फ्रैक्शन में। लेकिन हमको मोल फ्रैक्शन में नहीं मांग रहा है, हमको मांग रहा है किस में, मोल्स में। अब मोल्स में भी नहीं, मिली मोल्स में। तो पहले हमें मोल्स निकालना होगा, फिर मिली मोल्स करना होगा। तो हमको पहले यहाँ पर नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। तो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बाय KH। तो क्या होगा जी बताइए, पार्शियल प्रेशर कितना है नाइट्रोजन का, 0.987 और KH वैल्यू क्या है, 76.48 इंटू 10⁻³ तो वैल्यू दोनों का सेम है, बार ही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सॉल्व करने में परेशानी होगा, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं, 1000 और यहाँ पर क्या होगा 100। तो 100 से 2 0 कट गया, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, 987 को डिवाइड करेंगे किससे, 987 को डिवाइड करेंगे हम, किससे डिवाइड करेंगे, 7648 से। जीरो लगाना पड़ेगा पहले, तो पॉइंट देना पड़ेगा, है कि नहीं। कितना बार में जी, 1 टाइम्स में ना, है कि नहीं। 1000 देखो यहाँ का 3 डिजिट है और यहाँ पर भी 3 डिजिट है, तो 7 है और यहाँ 9 है, तो एक बार में, है कि नहीं। 7000 और 9000 है, तो एक बार में। तो 7648 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 10 में 8 गया 2, 6 में 4 गया 2, 8 में 6 गया 2 और 9 में 7 गया 2। अब जीरो लगाएंगे, अप्रॉक्स कितना बार में होगा, 3 बार में हो सकता है। 27 होता है। और देखो ना यहाँ 3 डिजिट को छोड़ दो तो 27 होता है, 7.6 है। तो 600 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 बार में तो कितना होता है, 180। तो कितना हो जाएगा, 2100, 2280। तो 2280 है, करके देख लेते हैं। 24, 4 तिया 12, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 1 14,
छतिया 18, 18, 19 और सत्या 21, 22। ज़्यादा हो गया ना। तो ये 3 बार में नहीं होगा, कितना बार में होगा? 2 बार में है। सही लग रहा था 2 ही बार में होगा। तो ये 2 बार में कितना होगा? 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 9, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 15। तो 10 में 6 गया 4, 11 में 9 गया 2, फिर यहाँ पर 1 बचा ना, 1 लिया 11, 11 में 2 गया 9, फिर यहाँ पर 1 बचा ना, फिर 11 में 5 गया, फिर 0 लगाएंगे तो देखो यहाँ पे 7 के टेबल 69, 7 7 49, 7 7 49, 7 8 बार में लगभग आ जाएगा। 9 बार में तो 63 आता है, लेकिन इतना ही रहने दो ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन का वो लगभग आ रहा है सॉल्व करने पर 0.128, और यहाँ पर कितना 0 है? 10 टू पावर 3 और 10 है। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर -4। तो हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोल फ्रैक्शन से नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। तो जो कैलकुलेशन कर लिया उसका काम हो गया है हमारा। अब हम आगे करेंगे। तो इस मोल फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? मोल ऑफ नाइट्रोजन बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्रोजन बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? N2 प्लस मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना आया वैल्यू? 0.128 इंटू 10 टू द पावर -4। तो जब भी कोई गैस को किसी लिक्विड में घोलते हैं तो गैस का बहुत ही कम अमाउंट घुलता है, गैस का बहुत ही कम अमाउंट घुलता है। यानी कहने का मतलब है जो नाइट्रोजन का मोल होगा वो वाटर के मोल के सामने क्या होगा? बहुत ही कम होगा। नाइट्रोजन का जो नंबर ऑफ मोल का वैल्यू होगा वो बहुत ही कम होगा। किसके रिस्पेक्ट में? नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है और नाइट्रोजन सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट का मोल बहुत ही ज़्यादा होगा किसके मुकाबले में? नाइट्रोजन यानी सॉल्यूट के मोल के सामने। तो सॉल्यूट का मोल बहुत कम होगा तो हम क्या करेंगे? उसको नेगलेक्ट कर देंगे। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है सॉल्वेंट के सामने तो हम क्या करेंगे? इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन बटे नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, है कि नहीं? ये वैल्यू बहुत छोटा है, इसको हमने क्या किया? नेगलेक्ट कर दिया। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर पता है आपको? निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकल जाएगा। तो वाटर का अमाउंट दिया हुआ है ना, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे हम लोग? वेट कितना है? 1000 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18। तो 1000 को 18 से डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा? 55.55। 55.55 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.128 इंटू 10 टू द पावर -4। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0.128 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 55.55 या 56 कर देंगे। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 55.5 को 6 कर देते हैं इंटू
1 2 8 कर देते हैं, ठीक है। अड़सठ 48, 8 40, 40 और 44, 40 44, 12 5 दूनी 10, 11 5 दूनी 10, 11, 6 5 5, 8 6 10 1 11, 5 6 10 11, 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना आ रहा है हमारा? 7.118 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल। कितना आ रहा है? अप्रॉक्स में इतना मोल आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, मोल को चेंज करना है किसमें? मिली मोल में। तो मिली मोल में जब आंसर देना होगा ना, तो मिली मोल में कैसे देंगे? तो मिली मोल में चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक मोल में कितना मिली मोल? 1000। जैसे 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम? 1000 मिलीग्राम। तो एक मोल में कितना मिली मोल? 1000। तो मोल को मिली मोल में चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.1168 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻³ मिली मोल। मोल को 10⁻³ मिली मोल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब कुछ कटेगा? हाँ, पावर कट जाएगा। -4 -3 तो क्या हो जाएगा? 7.1168 इंटू 10⁻⁻⁻1 मिली मोल। अब इसको अगर हम -1 को हटाना चाहते हैं, 10⁻⁻1 को हटाना चाहते हैं, तो पॉइंट को पीछे करेंगे या आगे करेंगे? आगे ले जाएंगे पॉइंट को। पॉइंट को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो पावर बढ़ेगा। पावर बढ़ेगा तो क्या होगा? 0। और 10⁻0 क्या होता है? 1। तो क्या हो जाएगा? 0.716 को आगे राउंडिंग करके 2 लिख सकते हैं, मिली मोल। तो ये हमारा मिली मोल आ गया। बुक में आंसर थोड़ा देखो तो, थोड़ा सा है यहाँ 0.129 ही होगा। 0.716। हाँ 12 आया, लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल जो निकला होगा वो नंबर ऑफ मोल मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू आएगा 0.129 आएगा। 129 लिया है। हाँ 129 होगा, 129 ही होगा। हम लोग ले लिए 0.128। तो इस तरह से हमने नाइट्रोजन का जो अमाउंट मिली मोल में कैलकुलेट कर लिए। तो हेनरी लॉ से कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था सॉल्युबिलिटी वो समाप्त हुआ। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर और रॉल्ड्स लॉ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है अगला क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।